पटना में जो घटना हुई, जो 7वें चरण के बहाली के छात्रों के साथ जिस तरीके से एक एडीएम ने मारपीट की, और मैं तो सुन रहा हूँ उस एडीएम के बारे में, वो तो नंबर 1 किस्म का लंपट रहा है एडीएम। विधानसभा के अंदर विधायकों की जो पिटाई हुई है उसमें भी वो था। हमारे राज्य का अध्यक्ष, बिहार का प्रदेश अध्यक्ष, उसको पीएमसीएच में जो जीएनएम छात्राओं का आंदोलन चल रहा था उसमें समर्थन में वो पहुंचा हुआ था, उसको इतनी बुरी तरीके से इस व्यक्ति ने पीटा लाठीचार्ज करके। तो इस तरह के आदमी को तो सीधे सीधे बर्खास्त करना चाहिए और कार्रवाई करके जेल में डाल दीजिए कुछ दिनों तक, इनको समझ में आ जाएगा। ऐसा होना चाहिए, हम लोग तो मांग कर रहे हैं। मेरी परसों बात हुई इस पर, हमने डीएम से कहा कि आपने जो कमेटी बनाई थी, कमेटी का 2 दिन का आपने समय मांगा था, क्या हुआ उसका? अब वो कह रहे हैं कि उधर से 5 दिन का अतिरिक्त समय की मांग की गई है। मैं मान रहा हूँ कि तेजस्वी जी का कलम कहीं खो गया है, पर भैया का सपोर्ट रहा है और हम लोग चाहेंगे कि आंदोलन से हम लोग उनको याद दिलाएं कि अगर आपके पास कलम खो गया है तो नई कलम हम लोग देने के लिए उत्सुक हैं। आप उस कलम से दस्तक लगा दीजिए और हमारी मुद्दा को ज़्यादा गुमराह नहीं कीजिए। अभी जो शिक्षा मंत्री हैं वो भी युवा ही हैं। अच्छा, युवा ही है, तब उसको युवा मानिए आप। नरेंद्र मोदी जब 2019 के चुनाव में युवा प्रधानमंत्री कहला रहे थे तो युवा तो सब हैं। क्या शिक्षा मंत्री अगर आप बनते हैं या आपको मौका मिले? और शिक्षा विभाग थोड़ा गंभीर विभाग है, युवा होना पर्याप्त नहीं है। अच्छा, उसके लिए अनुभव चाहिए, उसके लिए एक्सपीरियंस बाकी लोगों में है, जो कई बार से विधानसभा को देख रहे हैं, अलग अलग विभागों को देख रहे हैं, तो अच्छा है ना। सबका अपना अपना जगह है, उसमें हम शिक्षा मंत्री बन जाए या हम कोई मंत्री बन जाए, ये बात कहाँ से आ गई? नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपा। अभी संदीप सौरभ जी के पास मैं हूँ और यहाँ पर सीटेड अभ्यर्थी आए हुए हैं। ये सीटेड अभ्यर्थी जो हैं हर मंत्री के पास जा रहे हैं, विधायक के पास जा रहे हैं कि कहीं से तो इन लोगों का जो मांग है थोड़ा उस पर सुन लिया जाए। अब संदीप सौरभ जी के पास आए हैं, मैं देख रही थी उस समय से बैठ के कि कैसे ये लोग एप्लीकेशन अपना दे रहे थे। अब संदीप सौरभ जी से मैं पूछती हूँ कि आखिर कहाँ तक इन लोगों का अब आप सपोर्ट कीजिएगा? देखिए, बिहार में स्कूलों में जो शिक्षकों की कमी के चलते संकट है और युवा जो हैं वो लाखों की संख्या में सारी योग्यता रखने के बावजूद जो सड़क पर भटक रहे हैं, तो हम तो बहुत शुरुआत से ही कहिए कि हमने सदन के भीतर भी सदन के बाहर भी इस मांग को उठाया था कि 7वें चरण की जो बहाली है, जो बीटेड सीटेड क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं जिनका हक है कि उनको शिक्षक बनाया जाए, तो सरकार को चाहिए कि जितना जल्दी हो सके इस बहाली को करें। ये हमने सदन के अंदर भी कई बार कहा, अलग से मंत्री से भी हम लोग मिल कर के बात किए थे, आंदोलन में तो कई दफ़ा गए ही हैं। लेकिन अब जो नई सरकार आई है, हम तो उम्मीद रख रहे हैं नई सरकार से भी, और नई सरकार प्रतिबद्ध है रोज़गार को देने के लिए, तो जो पेंडिंग बहालियां हैं उसको तो जल्दी से जल्दी किया जाएगा। लेकिन हमें लग रहा है कि चूँकि नई सरकार आई है तो नए मंत्री भी आए हैं, तो इसमें थोड़ा विलम्ब हो सकता है, लेकिन हमें उम्मीद है कि इस बहाली को जल्द से जल्द किया जाएगा और इसे लेकर के हम अपना प्रयास जारी रखेंगे। अच्छा संदीप जी, मुझे ये जानना था कि आखिर सीटेड बहाली में इतना लेट क्यों आ रहा है? बहुत सारे पेज मैं सुन रही हूँ कि फंस रहा है बीटेड वाले को लेकर, सीटेड वाले को लेकर। आखिर प्रॉब्लम क्या हो रही है? खुद में भी इन लोगों में देखिए, कोई उस तरह से कोई पेच नहीं है। अच्छा, आगे लेट चूँकि 6ठे चरण की बहाली अपने अंतिम स्थिति में है, तो हम तो नहीं कह रहे हैं कि कल से बहाली कर दीजिए, न तो छात्र ये बात कह रहे हैं। इनका कहना है कि विज्ञप्ति जारी कर दीजिए। आपको मान लिया 2 महीने बाद से लेना है बहाली, आप विज्ञप्ति जारी कर दीजिए, शेड्यूल दे दीजिए एक। तो शेड्यूल अगर दे देंगे तो स्टूडेंट्स जो दर दर की ठोकर खा रहे हैं, जो हताश और निराश हो रहे हैं, कई सारे लोगों का काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, आंदोलन में लगे हुए हैं लंबे समय से, तो उनको तो एक रिलैक्स महसूस होगा अगर आप शेड्यूल जारी कर देते हैं तो। जबकि सरकार तो पहले भी कई बार डेट जारी मतलब महीने का वादा कर चुकी है। कई बार सरकार ने कहा कि मार्च में करवा देंगे। पिछले साल चल रहा था कि 15 अगस्त झंडा फहराने से पहले आपको मिठाई खिला दिया जाएगा, ये भी चला था। फिर वो मार्च तक आया, होली दिवाली होते हुए मार्च तक पहुंचा, उसके बाद डेट जुलाई तक आया। तो तारीख पे तारीख जब मिल ही रहा है तब तो कोई अड़चन नहीं है। कैसे नहीं अड़चन है? तारीख पे तारीख बस दिए जा रहे हैं। क्या कोर्ट का काम है कि तारीख पे तारीख चल रहा है? वही कह रहा हूँ कि कोई टेक्निकल अड़चन नहीं है। अब नई सरकार आई है, नई सरकार का पूरा जो ओरिएंटेशन है वो रोज़गार की तरफ है। ये तो हम लोग महागठबंधन की बैठक में जब बातचीत हो रही तो वहाँ से भी हम लोग ये बात कह भी रहे हैं और यही बात वहाँ से आ भी रही। तो ओरिएंटेशन गवर्नमेंट का है। अब नए मंत्रालय में नए मंत्री ने प्रभार लिया है, तो उसका कुछ हो सकता है कि इसमें कुछ डिले इसके चलते हो रहा हो। एक और मेरा सवाल है, ये लोग तो अपना ये मांग जो है वो आप लोगों के पास रख ही रहे हैं। हर किसी के
गेट को ठकठका रहे हैं कि शायद कोई ये कर ले। देखिए, हर किसी के गेट को तो ठकठका नहीं रहे हैं लोग। पूछिए, इन लोगों से पूछिए कहाँ कहाँ का गेट ठकठका रहे शिक्षा हैं। मंत्री के पास भी जा रहे हैं। जहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है, कम्युनिकेशन सारे रिप्रेजेंटेटिव यादव के पास भी जा में रहे सबके हैं। पास रिप्रेजेंटेशन हो गया, लेकिन जो असल चीज़ जो ये लोग कर रहे हैं, जिसका इम्पोर्टेंस है, वो है कि लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। हम दरवाज़ा ठकठका करके बैठ जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। हाँ, संघर्ष भी साथ में चल रहा है। हाँ, आप देखिए ना, ये तो सरकार आने से पहले, सरकार जो बदली अभी 9 तारीख को, उससे पहले से लोग बैठे हुए हैं। तो हम तो गए थे उस आंदोलन में, और जब सरकार का गठन हो गया, नई सरकार आ गई, हम लोग सरकार को समर्थन दिया हमारी पार्टी ने, उसके बाद भी हम आंदोलन में गए। तो आंदोलन महत्वपूर्ण है, दरवाज़ा ठकठकाना तो ठीक है, आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, अपना तर्क दे सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमें लगता है कि छात्रों, युवाओं को रोज़गार के लिए जो उनका संघर्ष चल रहा है, उसका कंटिन्यूटी ज़रूरी है। जो लोग कंटिन्यू रहेंगे, आप समझिए ना कि क्यों कई बार शिक्षा मंत्री हों या अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के हों, क्यों उन्होंने 7वें चरण के लिए वादा किया। भले विज्ञप्ति जारी नहीं हुई, भले ही तारीख पे तारीख ही मिली, लेकिन तारीख भी कैसे मिली? आंदोलन से मिला। कोई कहे कि हम किसी का दरवाज़ा खटखटाएं इसलिए हो गया, नहीं। छात्र आंदोलन करते रहे, विभाग के ऊपर, सरकार के ऊपर दबाव गया, तब उन्होंने कहा कि हम जुलाई में कर देंगे, आप लोग चल लौट जाइए अभी। चलिए, मेरा एक और सवाल है कि ये लोग आंदोलन कर रहे थे, ऊब गए और उसके बाद डगमंगला चौराहा पे ये लोग वहाँ पर पहुँच गए, और फिर जो इन लोगों के साथ हुआ, लाठी डंडे से इन लोगों को पीटा गया। आप देखिए, आपने भी देखा होगा वह वीडियो, कैसे के सिंह ने पीटे थे। क्या कहेंगे आप उस पर? देखिए, हम तो कह रहे हैं कि ऊब नहीं गए हैं, छात्र ऊब के नहीं गए हैं। छात्रों को उम्मीद थी नई सरकार से, अभी भी उम्मीद है, और उनको लगा कि एक बार और जोरदार प्रदर्शन करके अपनी उपस्थिति, अपने मांगों को असर्ट करना है। क्योंकि गवर्नमेंट जो है उस समय अपने विभाग को सही तरीके से चलाने में थोड़ा विधिवत प्रक्रिया लगने में समय लगता है। छात्रों को का जो पुराना संघर्ष था, चूँकि कंटिन्यूटी में ही था, इसलिए एक आंदोलन हुआ। उबने के चलते वो आंदोलन नहीं हुआ, और अभी आगे भी होगा आंदोलन। तो उसमें पीटने का क्या है? ये गलत है ना। कोई भी आंदोलन को दबाने का, पीटने का, या आंदोलन करने के परमिशन देने में नानुकुर करने का, इसका मैं सख्त खिलाफी। आंदोलन, संघर्ष, सरकार की आलोचना, सरकार का विरोध, सरकार का पुतला दहन, ये सब जनता का डेमोक्रेटिक राइट होता है। अब इस तरह के लोकतांत्रिक अधिकार का अगर जनता प्रैक्टिस नहीं करेगी, तो आप लोकतंत्र को मजबूत नहीं कर सकते हैं। ये इसीलिए अधिकार है, ताकि आप उसको प्रैक्टिस करते रहें, चेक एंड बैलेंस रहे। तो आंदोलन से किसी को तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। पटना में जो घटना हुई, जो 7वें चरण के बहाली के छात्रों के साथ जिस तरीके से एक एडीएम ने मारपीट की, और मैं तो सुन रहा हूँ उस एडीएम के बारे में, वो तो नंबर 1 किस्म का लंपट रहा है एडीएम। आप समझिए कि लोग कह रहे हैं कि विधानसभा के अंदर विधायकों की जो पिटाई हुई है, उसमें भी वो था। हमारा छात्र संगठन है ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन आइसा, हमारे राज्य का अध्यक्ष, बिहार का प्रदेश अध्यक्ष, उसको पीएमसीएच में जो जीएनएम छात्राओं का आंदोलन चल रहा था, उसमें समर्थन में वो पहुंचा हुआ था, उसको इतनी बुरी तरीके से इस व्यक्ति ने पीटा लाठीचार्ज करके कि उसका हाथ फट गया। अभी उसका नाखून आधा उखड़ा हुआ है। आप समझिए, तो इस तरह के आदमी को तो सीधे सीधे बर्खास्त करना चाहिए और कार्रवाई करके जेल में डाल दीजिए। कुछ दिनों तक इनको समझ में आ जाएगा। ऐसा होना चाहिए। हम लोग तो मांग कर रहे हैं। हमने तो पहले दिन ही कहा कि इसमें जांच बैठाने का क्या ज़रूरत है। आप देख रहे हैं कि किसी बच्चे को कोई भी कारण हो सकता है, आप हमारे आंदोलन से सहमत नहीं हो सकते हैं, नहीं ही होता है लोग, लेकिन हमारे से सहमत नहीं होंगे इसलिए हमको पीट करके मार देंगे, हमारे कान पे और मुंह पर डंडा चलाएंगे। कितना बेरहमी से वो मार रहा था। तो उस तरह के आदमी को तो पहले सस्पेंड करना चाहिए। मेरी परसों बात हुई इस पर, हमने डीएम से कहा कि आपने जो कमेटी बनाई थी, कमेटी का 2 दिन का आपने समय मांगा था, क्या हुआ उसका? अब वो कह रहे हैं कि उधर से 5 दिन का अतिरिक्त समय की मांग की गई है। आप 10 दिन समय दे दीजिए, लेकिन सस्पेंड तो पहले कीजिए। कोई भी व्यक्ति है, अगर वो कोई किसी इंक्वायरी को प्रभावित करने वाले पद पर है, एडीएम तो बड़ा पद है, आप जांच की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं अपने ताकत का इस्तेमाल करके। तो नेचुरल जस्टिस यही कहता है कि ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो कोई सत्ता का पद रखे हुए है अपने ऊपर, उस तरह का पद जो जांच को और कार्रवाई को प्रभावित कर सकता है, नेचुरल जस्टिस में यही बात होता है कि आप पहले उनको पदमुक्त कीजिए। हम नहीं कह रहे कि दोषी आप कह दीजिए, आप पहले पदमुक्त तो कीजिए,
तब तो जांच कीजिएगा, ये नेचुरल जस्टिस। में भी है, सत्ता में भी है, फिर भी आप लोगों की मांग नहीं, मतलब आप लोगों की बात नहीं सुनी जा रही है। तो समझिए कि आम जनता जो ये इस तरह से हल्ला मचा रही है कि उनको जांच किया जाए, तो उनका तो कौन सुनने वाला है। इतना जनरलाइज नहीं कर सकते हम चीज़ों को। आप देखिए, इसमें हमने तो मांग रखी, अब सरकार के पास भी ये बात पहुंची हुई है। हम तो कह रहे हैं कि अभी जो सिस्टम चल रहा है, सरकार बदलने के बाद कल जाकर के तो स्पीकर का चुनाव हुआ, 2 दिन पहले विधानसभा में सदन में जाकर के इनका बहुमत साबित हुआ, तो समय थोड़ा लगेगा। लेकिन हमें लगता है कि ये जो ट्रेंड है, ये ट्रेंड धीरे धीरे बदलना चाहिए, बदलेगा। चलिए, सीटेड अभ्यर्थी मिगू जी भी हमारे साथ हैं, यहाँ पे आए हुए हैं संदीप जी के पास लेटर देने। मिगू जी, मुझे ये बताइए कि कितना आप लोगों को लग रहा है कि संदीप जी आप लोगों का बात को उठाएंगे, क्या लग रहा है। ये तो सवाल ही नहीं होता है कि संदीप भी हम लोगों का बात को नहीं उठाएंगे, क्योंकि पिछले अगर सरकार को देखिए तो उस समय भी सवाल उठाए थे। नई सरकार बनी तो भी हमारे धरना स्थल गर्दनी बाग में वो आए हुए थे कि देखिए बाबू, हम अपना उपस्थिति इस समय भी दर्ज करा रहे हैं, क्योंकि आप लोग ये नहीं कहिएगा कि नई सरकार बनते ही आप लोगों ने भूल गए। महागठबंधन का सरकार बनी और मैं मान रहा हूँ कि तेजस्वी जी का कलम कहीं खो गया है, पर भैया का सपोर्ट रहा है। और हम लोग चाहेंगे कि आंदोलन से हम लोग उनको याद दिलाएं कि अगर आपके पास कलम खो गया है तो नई कलम हम लोग देने के लिए उत्सुक हैं। आप उस कलम से दस्तक लगा दीजिए और हमारी मुद्दा को ज़्यादा गुमराह नहीं कीजिए। 7वें चरण के जो प्राथमिक विज्ञप्ति है उसको लेकर के हम लोग रोड पर डंडे खाए हैं, इसलिए एडीएम तो सस्पेंड होंगे ही होंगे, कानूनी करवाइए। और अगर आप कुछ सौगात देना चाहते हैं सीटेट अभ्यर्थी या फिर जो पीटे हुए हमारे साथी हैं, एक के तो आप मूर्छित अवस्था में छोड़े हैं, उनको मान लीजिए कि मूर्छित करके ही छोड़ा गया है, और बाकी अधमरे कितने साथी हमारे थे। तो हम यही कहना चाहेंगे कि अगर आपका अगर लोक लाजा है, शिक्षक अभ्यर्थी के प्रति समान है, तो कहीं ना कहीं आप एक ही चीज़ कीजिए कि 7वें चरण को प्राथमिक विज्ञप्ति दे दीजिए और बिहार को उधार कीजिए। मेरा एक और सवाल है, क्या संदीप सौरभ जी को मतलब ये चांस मिलता है शिक्षा मंत्री बनने का, तो क्या लगता है आपको, कितना वो आप लोगों को सपोर्ट करेंगे, कितना वो काम करेंगे? सपोर्ट क्या, हम लोग तो ऐसा तो सत्ता कि मंत्री पद बनते ही फिर वो भी वही हो जाए, नहीं, उतना तो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये ज़मीन से जिस मतलब स्तर पर आज उठे हुए हैं, हम भैया को पहले जानते थे जब स्टूडेंट लाइफ से थे। तो मैं एक बात बता दूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सत्ता को दुरुपयोग करते हैं। इनके बारे में हम इतना ही कहेंगे कि अगर शिक्षा मंत्री को पद मिलता है तो इनके पहले तो ट्विटर पर हम लोग बधाई का तंता लगा देंगे, ना सिर्फ एक दिन, एक सप्ताह चलाएंगे। और हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि 7वें चरण को प्राथमिक विज्ञप्ति के लिए जिन्होंने मतलब साथ दिए हैं, उनमें प्रबल दावेदार हमारे संदीप सौरभ भैया रहे हैं, कॉन्टैक्ट के थ्रू या हर क्षेत्र में। और आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द 7वां चरण के लिए हम लोगों की नई सौगात मिलने वाली है, और इनके ही क्षेत्र छाया से। संदीप जी, मुझे आपसे भी पूछना है कि क्या शिक्षा मंत्री अगर आप बनते हैं या आपको मौका मिले, या ये क्या सवाल है, शिक्षा मंत्री बनते हैं और प्रधानमंत्री बनते हैं? हम क्यों शिक्षा मंत्री बनेंगे? शिक्षा मंत्री जब पहले से हैं सरकार में सब चीज़, हम क्यों शिक्षा मंत्री बनने जाएंगे? हमारी पार्टी ने तो तय किया है ना, हमारी पार्टी ने तय किया है कि हम इस सरकार को समर्थन देंगे और जनता और सरकार के बीच में सेतु का काम करेंगे, पुल का काम करेंगे। तो वही तो हम कर रहे हैं। अभी अभ्यर्थी हमारे पास आकर के अपनी बात रखे, हम इस बात को समेट करके सरकार के पास ले जा करके रखेंगे। भाजपा ये नहीं करेगी। बिहार में सरकार का जो भी कमी कमजोरी रह जाएगा या जनता के जो नए मुद्दे सामने आएंगे, उन सारे मुद्दों को समेट करके सरकार के सामने ले जाना, उस पर कार्रवाई करना, उस पर सुनवाई करवाना, ये मकसद हमारे पार्टी का है। आपका मकसद सही है। हम देख रहे हैं हस्तिनापुर की लड़ाई। ठीक है, आपने जो कहा मैं भी मान रही हूँ, लेकिन जिस तरह से अभी के युवा जो हैं उनको लग रहा है कि कोई युवा ही मंत्री बने, नेता बने, जैसे युवा तेजस्वी यादव को देख रहे हैं, वो आपको भी वो देखना चाह रहे हैं कि अगर शिक्षा मंत्री आप बने तो जो नीचे असर से आप उठकर जो ऊपर गए हैं, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट को ज़्यादा आप समझिए। अभी जो शिक्षा मंत्री हैं वो भी युवा ही हैं। अच्छा, युवा ही है, तब उसको युवा मानिए आप। नरेंद्र मोदी जब 2019 के चुनाव में युवा प्रधानमंत्री कहला रहे थे तो युवा तो सब हैं। युवा देखिए होने से नहीं होता है, और शिक्षा विभाग थोड़ा गंभीर विभाग है, युवा होना पर्याप्त नहीं है। अच्छा, उसके लिए अनुभव चाहिए, उसके लिए एक्सपीरियंस बाकी लोगों में है, जो कई बार से विधानसभा को देख रहे हैं, अलग अलग विभागों को देख रहे हैं, तो अच्छा है ना। सबकी सबका अपना अपना जगह है, उसमें हम शिक्षा मंत्री बन जाए या हम कोई मंत्री बन जाए, ये बात कहाँ से आ गई? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीटेट अभ्यर्थी और संदीप अभ्यर्थी एक और है, इनसे भी बात कीजिए आप। अच्छा, आप बताइए, मुझे क्या लग रहा है, आपको यहाँ पे आई हैं, क्या उम्मीद बना कर आप आई हैं? मैम बिल्कुल उम्मीद है, क्योंकि संदीप भैया ऐसे
आज तक मैंने ऐसा कहीं भी विधायक नहीं देखा है जो इतना ज़्यादा हम लोगों को सपोर्ट किए हैं कि उनका हम शब्दों में मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि आज ये लोग सत्ता पक्ष में हैं, हर समय से इन्होंने हमारा संघर्ष देखा है और आज यही वजह है कि मैं बेगूसराय से चल के आई हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है इनसे, और इनसे बात करने के बाद मैम ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि कहीं से भी इतना ज़्यादा अच्छे से हम लोगों से बात किए कि ऐसा लग रहा है हम लोग सारे फैमिली मेम्बर हैं। तो इनके बारे में हमें पूरा उम्मीद है कि हम लोगों का 7th फेज का या जो भी आगे भी जो जिनका भी इशू होगा कुछ भी, तो उनको उठाने में ये बिल्कुल पूरे बिहार की जनता का ये सपोर्ट करेंगे। इनमें कहीं भी किंतु परंतु आता ही नहीं है, क्योंकि संदीप भैया ऐसे इंसान हैं कि इनको देख के हम लोग इंस्पायर होते हैं। वो कहते हैं ना कि मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से जो हार गया ना वो कभी नहीं जीत सकता है। तो सर हम लोग को मैदान में डट करके रहने की प्रेरणा देते हैं, और बिल्कुल हम लोगों की वो मजबूरी नहीं थी कि डाक बंगला चौराहे पे हम लोग उब के गए थे। उब के नहीं गए थे मैम, हम लोगों ने अपने प्रोटेस्ट को रखा। इधर जो भी यहाँ गवर्नमेंट में उथल पुथल थी उसके वजह से हम लोगों के साइड थोड़ा ध्यान नहीं जा पा रहा था। तो हम लोग यही सोचे कि जो भी ये गार्जियन स्वरूप है, अगर हम लोग को लाठी डंडा खाने के बाद भी अगर नोटिफिकेशन दे देंगे तो हमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैम सबसे बड़ा चीज़ है कि पेरेंट्स हैं, ठीक है उनका मार भी सह लेंगे, लेकिन आखिर ये भी तो बताए वो हमें मोहब्बत हो या प्यार हो, उसके लिए भी तो मैम इम्प्लॉयड होना चाहिए। एक अनएम्प्लॉयड इंसान क्या मोहब्बत दिखा सकता है? तो मैम हमको इससे बहुत ज़्यादा उम्मीद है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो संदीप सौरभ जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और सीटेट के अभ्यर्थी यहाँ पे पहुंचे हुए। अब देखना यह होगा कि संदीप सौरभ जी कितना इन लोगों के उम्मीद पर खरा उतरते हैं। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।